स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं tripurayatra.com पर। नमस्कार, गुड इवनिंग, बहुत स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं न्यूज डिकोड, आपके साथ मैं हूं पुनीत पाठक। न्यूज डिकोड आपके साथ मैं हूं पुनीत पाठक। खबरों के महाबुलेटिन में हम स्वागत करते हैं आपका, जिसमें हम लेते हैं बड़ी खबरों की खबर, क्योंकि हर अहम खबर के पीछे छिपी है एक असल खबर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के न्यूज डिकोड की। शुरुआत आज छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य झारखंड से करेंगे, जहां एक बार फिर से राजनीतिक अस्थिरता का माहौल बन गया है। सीएम हेमंत सोरेन की सदस्यता पर संकट के बादल छा गए। क्यों, इस रिपोर्ट में समझिए। लाभ के पद के मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सदस्यता संकट में पड़ गई है। राज्यपाल रमेश बैस चुनाव आयोग की अनुशंसा पर फैसला लेंगे। इसके पहले सीएम हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर कहा कि संवैधानिक संस्थाओं को तो खरीद लोगे, जन समर्थन कैसे खरीदोगे। इधर महागठबंधन में शामिल पार्टियों ने आगे की तैयारी कर ली है। जेएमएम पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान पार्टी महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि हमारे पास बहुत सारे विकल्प हैं, हम उन सब पर विचार करेंगे। वहीं बीजेपी ने अपनी कोर कमेटी की बैठक बुलाई थी। झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस ने अपने सभी विधायकों को रांची बुलाया है। चुनाव आयोग के इस फैसले का असर राज्य सरकार पर पड़ना तय है। सत्ताधारी यूपीए सभी विकल्पों पर विचार कर उस आधार पर स्ट्रेटेजी बना रही है। यूपीए खेमे में हेमंत के साथ और हेमंत के सीएम न रहने की स्थितियों को लेकर तैयारियां की जा रही है। तो ये बात आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि राज्य में अगले 48 घंटे में राजनीतिक उथल पुथल या हलचल आपको देखने को मिल सकती है। चुनाव आयोग के इस फैसले का असर राज्य सरकार पर पड़ना तय है। आगे और क्या संभावनाएं, क्या हो सकता है, जरा इस बात को डिकोड कर लें। अगर हेमंत सोरेन की सदस्यता रद्द होती है तो उन्हें इस्तीफा देकर एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेनी पड़ेगी और इसके बाद 6 महीने के अंदर उन्हें दोबारा से विधानसभा चुनाव जीतना होगा। अगर चुनाव लड़ने के लिए उन्हें अयोग्य घोषित किया जाता है तो उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ जाएगा और ऐसे में वो परिवार या पार्टी से किसी को कमान सौंप सकते हैं। सबसे पहला नाम जो इसके लिए लिया जा रहा है वो सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन का है। दूसरे और तीसरे नंबर के ऊपर जोबा मांझी और चंपई सोरेन का नाम आता है। दोनों सोरेन परिवार के काफी करीबी हैं, विश्वस्त हैं। दूसरी बात ये, सदस्यता रद्द होने पर सोरेन इस मामले में हाईकोर्ट में अपील कर सकते हैं। आर्टिकल 32 के मामले में सीधे सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। यानी इसमें कई सारे विकल्प हैं, कई सारे दांव पैंच हैं और कुछ कानूनी पैंच भी हैं और इन सब के ऊपर आज पार्टियों ने मंथन किया है। हर पार्टी के खेमे में एक बड़ी हलचल अभी से दिख रही है और अगले 48 घंटे काफी अहम रह सकते हैं। हम मध्य प्रदेश चलते हैं। मध्य प्रदेश में बारिश तो थम गई, लेकिन लोगों की मुसीबत नहीं थम रही। चारों ओर से पानी से घिरे गांव में लोग फंसे हैं और इनको निकालने का काम युद्ध स्तर पर जारी बताया जाता है। भिंड में चंबल नदी खतरे के निशान से 8 मीटर ऊपर बह रही, जिससे अटेर इलाके में गांव में बाढ़ का पानी घुस गया। दर्जनों गांव का संपर्क टूटा हुआ है। मुरैना में भी चंबल नदी के उफान पर होने से 200 से ज्यादा गांव बाढ़ से घिरे हैं, जिनमें से 38 गांव या तो टापू बन गए या फिर उनमें बाढ़ की स्थिति है। वहीं प्रशासन ने 8000 से ज्यादा ग्रामीणों को रेस्क्यू किया है। मुरैना के कई गांव जलमग्न हैं। हालात ये हैं कि लोग छतों पर सामान रखकर अपनी जान बचाने में जुटे हैं। हैरानी की बात ये कि सीएम की समीक्षा बैठक के बाद भी प्रशासन नहीं जागा है। विदिशा में बारिश थम चुकी है, लेकिन बेतवा नदी अब भी उफान पर है, जिसके चलते आसपास की बस्तियां जलमग्न हैं। विदिशा अशोकनगर मार्ग पर करारिया और कागपुर के दोनों पुल क्षतिग्रस्त हो गए। सिंगरौली जिले के चितरंगी, देवसर और सरई में खेत तालाब की तरह लबालब है। वहीं कई जगह पुल के ऊपर से पानी बह रहा है, जिससे कई घंटों तक रास्ते बंद रहे। चलिए, तो उम्मीद ये करते हैं कि सबको राहत मिले, जल्दी राहत मिले। पूरी प्रशासनिक मशीनरी जिस काम में लगी है उससे लोगों तक, असल लोगों तक, पीड़ितों तक राहत पहुंचे। चलिए अब बात प्रदर्शन की कर लें। कल भारतीय जनता पार्टी ने और भारतीय जनता युवा मोर्चा ने राजधानी रायपुर में प्रदर्शन किया। उग्र प्रदर्शन रहा, इसे सफल बताया गया। राजधानी पुलिस ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कुछ केस दर्ज किए, जिस पर अब दिन भर बयानबाजी का दौर चला है।
बेरोजगारी के मुद्दे पर बुधवार को हुए प्रदर्शन के बाद अब प्रदेश में एफआईआर पर सियासत हो रही है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि कल के हल्ला बोल कार्यक्रम के बाद सरकार बौखला गई। प्रशासन के द्वारा सरकार के दबाव में हमारे कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का काम किया जा रहा है। इसके खिलाफ पूरी ताकत से लड़ाई लड़ेंगे। इधर कांग्रेस पार्टी की तरफ से मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि राजनीति में इस तरह की घटनाएं होती रहती। जिन थाना क्षेत्रों के पुलिस वालों के शारीरिक अगर चोट हुआ होगा तो राजनीति में तो हम लोग भी 15 साल विपक्ष में रहे हैं। इस प्रकार की घटनाएं होती रहती हैं। आंदोलनों में इस प्रकार के एफआईआर होते रहते हैं। बता दें कि कल बीजेपी के हल्ला बोल प्रदर्शन के बाद पुलिस ने अलग अलग 6 मामलों में भाजपा और बीजेवाईएम के 50 से अधिक कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया है। तो ये बात तो सच है कि सियासत में अगर आप प्रदर्शन करते हैं और तो धरने प्रदर्शन में इस तरह के मामले भी दर्ज होते रहें। ऐसे में एफआईआर दर्ज होने पर होने वाली इस पूरी बयानबाजी के क्या मायने हैं, जरा इस बात को हम डिकोड कर लें। पहली बात जो दिखती है कि अगर प्रदर्शन पूरी तरह शांतिपूर्वक होता तो एफआईआर दर्ज करने की नौबत ही ना बनती। बीजेपी भारतीय जनता युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने जिस तरह प्रदर्शन किया, इसमें पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच में कुछ जगहों के ऊपर झड़प की तस्वीरें दिखी। दोनों पक्षों के लोग इसमें जख्मी भी हुए। अब नियम के मुताबिक पुलिस कार्रवाई कर रही है, एफआईआर दर्ज कर रही है, जिसे बीजेपी सरकार की बौखलाहट बता रही। भूपेश सरकार इसका खंडन कर चुकी है। सत्ता पक्ष की तरफ से कह दिया है कि जो कर रही पुलिस कर रही। बीजेपी और भाजपा का प्रदर्शन एक बड़ा पॉलिटिकल इवेंट था, इसमें कतई कोई शंका नहीं। लेकिन अब इसके आफ्टर इफेक्ट्स, इसके बाद के प्रभाव, असर, क्या इसे लंबा खींचा जा रहा है या फिर बार बार याद दिलाया जा रहा है कि राजधानी की सड़कों पर जो प्रदर्शन हुआ वो कितना विराट, कितना उग्र था। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की एक बड़ी बैठक हुई जो सुर्खियों में आ गई। इस दौरान पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कांग्रेस नेताओं को सख्ती से एक संदेश दिया है, दो टूक कुछ कहा है, जिस पर बीजेपी के नेता चुटकी ले रहे हैं। निकाय और पंचायत चुनाव में क्रॉस वोटिंग के बाद कांग्रेस ने संगठन में कसावट शुरू कर दी। इसी कड़ी में कमलनाथ ने भारत जोड़ो यात्रा की तैयारी बैठक के बहाने चुनाव में बीजेपी को समर्थन देने वालों को आड़े हाथों लिया। कमलनाथ ने दो टूक कहा कि उन नेताओं की पूरी रिपोर्ट पीसीसी के पास है जो बीजेपी के लिए काम करते हैं। कमलनाथ जी से तो कोई भी चीज छिपती नहीं। आने वाले वक्त तो हम लोग पकड़ेंगे और किसी ने बीजेपी के लिए काम किया होगा तो जानकारी तो लगी जाती है। नेताओं की कार्यशैली से नाराज पीसीसी चीफ ने बाल कांग्रेस को मूल संगठन से बेहतर बताया। इधर बीजेपी कांग्रेस की इस कवायद पर तंज कस रही। कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत के साथ, एकजुटता के साथ 2023 और 24 के लिए सड़कों पर संघर्ष करने को तैयार है। बाल कांग्रेस की बात की उन्होंने, यूथ कांग्रेस की बात की है और संगठन को मतलब और कैसे मजबूत किया जाए जिले वाइज। कांग्रेस जोड़ो अभियान चलाएं तो ज्यादा अच्छा है। भारत जोड़ो की चिंता राहुल गांधी नहीं करे। भारत पूरी तरह से संगठित है। कमलनाथ ने नेताओं से स्पष्ट कहा कि अगर संगठन के लिए वक्त नहीं दे पा रहे हो तो बता दें, दूसरे मेहनती लोगों को मौका दिया जा सकता है। तो भारतीय जनता पार्टी ने कहकर तंज कसा कि आप भारत जोड़ने की चिंता ना करें, पार्टी जोड़ने की चिंता करें। कहने का मतलब ये कि कांग्रेस में भी इस बात को समझते हुए कसावट का दौर शुरू हो चुका है कि मुकाबला किससे है। आज बीजेपी के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखने वाले नेताओं पर कमलनाथ का चाबुक चला है। इसके क्या मायने, जरा इस बात को डिकोड करें। पहली बात जो स्पष्ट तौर पर नजर आती है वो ये कि कांग्रेस में अब भी ऐसे नेता हैं जो कांग्रेस के खेमे में रहकर कांग्रेस पार्टी के लिए सिरदर्द पैदा कर रहे हैं। कमलनाथ की चेतावनी ये बात सिद्ध करती है कि उनके सामने ऐसे नेताओं से निपटना प्रायोरिटी में चुनौती रहेगा जो बीजेपी के साथ कनेक्टेड हैं, संपर्क में हैं। यानी कांग्रेस की सबसे बड़ी चुनौती अपने घर को ठीक करने की है। अब भी साल भर बाद चुनाव है और ऐसे में कांग्रेस के सामने भितरघात का संकट है, जिसको बार बार ये कहकर गहराया जाता है कि हमारे पास कई संपर्क में है। कमलनाथ बतौर पीसीसी चीफ बीजेपी के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखने वाले नेताओं से कैसे निपटते हैं, सख्ती के साथ या फिर और किसी तरीके से, ये देखना होगा। लेकिन वो इस बात को अच्छी तरह समझते हैं, जानते हैं और इसकी कवायद अभी से पार्टी के भीतर चला रहे हैं। वापस छत्तीसगढ़ से खबर, जहां सरकारी कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल आम लोगों के लिए तो सिरदर्द है, लेकिन इसे समर्थन देने के लिए भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव पहुंचे हैं और दबाव वाली पॉलिटिक्स का एक नजारा हमने आज देखा है।
कर्मचारियों का जमावड़ा और हाथ जोड़कर अभिवादन करते बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव। ये तस्वीरें रायपुर के बूढ़ा तालाब धरना स्थल की हैं, जहां 4 दिनों से 90 से ज्यादा कर्मचारी संगठन के कर्मचारी आंदोलनरत हैं। आज बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव कर्मचारियों के धरना स्थल पहुंचे। उन्होंने कर्मचारियों से मुलाकात की और कर्मचारियों के आंदोलन को बीजेपी का समर्थन देने का ऐलान किया। तत्काल राज्य सरकार उसकी घोषणा करे, प्रदान करे, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी भी सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों के साथ मिलकर इस आंदोलन को और तेज करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। आज भले ही औपचारिक तौर पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कर्मचारियों की हड़ताल का समर्थन किया, पर इसके पहले भी बीजेपी के कई नेता कर्मचारियों की मांग को जायज बताकर उनका समर्थन कर चुके हैं। पूर्व सीएम रमन सिंह ने ट्वीट कर भूपेश बघेल से सवाल पूछा था कि कर्मचारियों को 34% डीए क्यों नहीं दिया जा रहा। आपको बता दें कि 5 दिनों की हड़ताल के बाद सरकार ने कर्मचारियों का 6% डीए बढ़ा दिया, जबकि कर्मचारी 34% डीए की मांग करते हुए फिर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। तो वैसे तो कर्मचारियों का अपना बड़ा समूह है, उनकी अपनी संख्या ताकत है, लेकिन जो आज हुआ इसके बारे में संभावना 5 दिनों की कर्मचारियों की हड़ताल के दौरान न्यूज डिकोड में हमने स्वयं पहले ही व्यक्त की थी कि ऐसा हो सकता है। बीजेपी ने कर्मचारियों की हड़ताल को वहां पहुंचकर अपना समर्थन दिखा दिया, जता दिया। क्यों, डिकोड करते हैं। आज कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल का 4था दिन है और इसके पहले कर्मचारी 5 दिनों की हड़ताल पहले ही कर चुके हैं। छत्तीसगढ़ सरकार को चेता चुके थे। छत्तीसगढ़ सरकार ने 6% डीए इजाफा भी किया, बढ़ाया भी, लेकिन कर्मचारी इस पर राजी नहीं हुए और इस बहाने बीजेपी को फिर से बैठे बिठाए एक अवसर मिला है। प्रदेश में करीब 5 लाख कर्मचारी, मान लें कि एक कर्मचारी को मिलाकर 5 वोटर्स का एक परिवार, तो इस हड़ताल का सीधा सीधा संबंध 25 लाख वोटर से होता है। और ऐसे में बीजेपी के लिए हड़ताल को समर्थन देने के बहाने इन 25 लाख वोटर्स तक पार्टी उनके साथ खड़ी है, यह मैसेज देने का एक अवसर मिला। बीजेपी हड़ताल से हमदर्दी दिखाकर खुद को प्रो गवर्नमेंट एम्प्लॉय यानी कि कर्मचारी हितैषी साबित करना चाहती है और इसने पूरी तस्वीर ने एक तरह से सरकार के ऊपर क्या दबाव बनाया, इसको लेकर दिन भर तरह तरह के कयास चलते रहे। लेकिन क्या आगे जाकर वाकई कर्मचारियों की हड़ताल और समर्थन का कोई असर जमीन पर होता है, सरकार की सेहत पर होता है, यह देखना होगा। एक और अहम मसला जो जबलपुर की रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी में एक कंप्लेंट से सामने आया। कंप्लेंट की छात्रा ने अपनी गेस्ट फैकल्टी को लेकर एक कंप्लेंट थी कि परीक्षा में अच्छे नंबर चाहिए तो टीचर के साथ शारीरिक संबंध बनाएं। देखें आप। जबलपुर के रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के एक छात्रा ने अपने टीचर पर शारीरिक संबंध के लिए दबाव डालने का आरोप लगाया। छात्रा मास्टर ऑफ सोशल वर्क की पढ़ाई करती है। छात्रा ने यूनिवर्सिटी में पदस्थ उसके विभाग के गेस्ट फैकल्टी रंजन द्विवेदी पर छेड़खानी के आरोप लगाए। छात्रा का आरोप है कि उसने जब इसका विरोध किया तो डिपार्टमेंट की गेस्ट फैकल्टी ने उसे धमकी दी और अच्छे मार्क्स पाने के लिए कॉलेज की तरफ से गए स्टडी टूर में छात्रा से संबंध बनाने के लिए दबाव बनाया। एजुकेशन वगैरह का पूछते मेरे पास क्लोज आए थे। सर मैंने 2-3 बार पोस्ट किया, उन्होंने बोला कि तुम कंप्लेन वगैरह कहीं मत करना। ये मामले पर गठित 6 सदस्यीय जांच समिति ने जांच पूरी करके अपनी रिपोर्ट कुलपति को सौंप दी है, जिसमें छात्रा के आरोपों को सही पाते हुए गेस्ट फैकल्टी पर कार्रवाई की अनुशंसा है। समिति के समक्ष ये सब पेश हुआ। रिपोर्ट के लिए हमको बुला गया, हमने उसके ऊपर कार्रवाई करी। अपनी रिपोर्ट हमने प्रशासक वीसी साहब के पास में सबमिट कर दी थी। छात्रा ने भी मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई की गुहार लगाई है। हमारे देश में, हमारे कल्चर में गुरुओं को भगवान के ऊपर का दर्जा दिया जाता है। अफसोस ये कि इस तरह की खबरें हमें आप तक पहुंचानी पड़ती हैं और ऐसी खबरें जब कभी भी सामने आती हैं दिल में बड़ा एक बोझ सा महसूस होता है। क्या मायने इसके, जरा इसको डिकोड करते हैं। एक गेस्ट फैकल्टी नंबर बढ़ाने के नाम पर अपनी छात्रा से एक ऐसा फेवर मांगता है जो वैसे ही किसी भी तरह का फेवर नैतिकता के तकाजे के ऊपर तार तार होता है। शिक्षक की एक गरिमा है, उसका अपना एक वजूद स्थान है। कोई भी छात्रा अपने घर के बाद अपने शिक्षण संस्थान में खुद को सबसे ज्यादा सुरक्षित मानकर चलती, और ऐसे में अगर टीचर छात्रा पर बुरी नीयत रखे तो आप क्या कहेंगे? ऐसे शिक्षक पूरी शिक्षक बिरादरी के नाम पर एक कलंक के समान होते हैं। पूरी बिरादरी को वो एक ग्रे शेड देते हैं। वो भला हो कि पीड़िता हिम्मत दिखा रही है, शोषण के खिलाफ आवाज उठा रही है,
इसकी जांच भी करवा ली गई है। आरोपी शिक्षक न जाने कितनी छात्राओं को इस तरह का ऑफर दे चुके होंगे या दबाव डाल चुके होंगे। अब जरूरत इस बात की भी है कि आरोपी शिक्षक के खिलाफ वक्त रहते जल्द से जल्द सख्त एक्शन हो, ताकि बाकी का इस तरह सोचने वालों पर एक दबाव बने, उनकी हरकतों पर लगाम कसे। हैदराबाद के गोशमहल से विधायक रहे टी राजा सिंह को पुलिस ने एक बार फिर गिरफ्तार किया। राजा सिंह ने वर्ग विशेष के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। क्या यह पूरा मसला है, जरा समझें आप इस रिपोर्ट में। पिछले कुछ दिनों से चर्चा में रहे भाजपा विधायक टी राजा सिंह को दोबारा से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। राजा ने एक वीडियो जारी कर एक वर्ग विशेष के आराध्य के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था। फिलहाल तेलंगाना पुलिस ने राजा सिंह को 2 अलग-अलग पुलिस स्टेशन में दर्ज मामलों में गिरफ्तार किया है। ये मामले फरवरी और अप्रैल 2022 में दर्ज किए गए थे। वहीं गिरफ्तार होने से पहले राजा ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया जिसमें अपनी गिरफ्तारी के आसार जताए थे। बता दें कि राजा का वीडियो वायरल होने के बाद उनके खिलाफ हैदराबाद में जोरदार विरोध प्रदर्शन हुआ। मामले में पुलिस ने राजा की गिरफ्तारी कर उन्हें चेतावनी देते हुए बेल दे दी थी। इस दौरान भाजपा ने राजा को सस्पेंड किया और उन्हें शो कॉज नोटिस जारी किया था। तो पार्टी अपना काम कर चुकी है, लेकिन टी राजा सिंह इन पर कार्रवाई कहां तक जाती है, क्योंकि उनके खिलाफ भी कई प्रदर्शन हुए और उनके समर्थन में भी कुछ आवाजें आगे उठ सकती हैं। आने वाले वक्त में यह मामला भी गर्मा सकता है। अब एक और अहम मसला, हमारे यहां इंसानों पर ऐसे अटैक की कई घटनाएं आम सी बात हो चली हैं, हम इनके बारे में जानते हैं, लेकिन आज आपको यह जानकर हैरत होगी कि इंसानी नफरत इतनी है कि वो जानवरों तक पर एसिड अटैक करने से चूकता नहीं। देखें। रात का अंधेरा, एक गली से गुजरता एक लड़के के हाथ में जग जैसा कुछ पात्र, वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है। सीसीटीवी कैमरे में नजर आ रहा है कि गली के मुहाने पर कुछ कुत्ते आराम से बैठे हैं। उन कुत्तों को जरा भी एहसास नहीं था कि कुछ ही सेकंड्स में उनके साथ क्या होगा। ये लड़का कुत्तों के पास पहुंचता है और जग या ग्लास में रखे द्रव्य को कुत्तों पर उंडेल देता है। कुत्ते तड़प कर भाग उठते हैं। ये तस्वीरें रायपुर के सदर बाजार इलाके की हैं, जहां युवक ने कुत्तों पर एसिड डाल दिया। इसमें 5 कुत्तों के चेहरे और शरीर बुरी तरह झुलस गए। शिकायत हुई थी जिसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया था कि कुत्ते के ऊपर एसिड लगातार डाले जा रहे थे, जिस पर एक नाबालिग के ऊपर अपराध पंजीबद्ध करके उसको गिरफ्तार किया गया है, मुचलके पे छोड़ा गया। इस घटना के बाद एक सामाजिक संस्था ने कुत्तों को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज चल रहा है। तो हम इनको कोशिश कर रहे हैं कि ये बच जाए, क्योंकि 3rd डिग्री बर्न एक बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन है इन कुत्तों की। इसमें बहुत कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। पुलिस ने बताया कि युवक कुत्तों से परेशान था। फिलहाल आरोपी को मुचलके पर छोड़ा गया है। मेडिकल रिपोर्ट आने पर आरोपी के खिलाफ अन्य धाराएं लगाई जा सकती हैं। तो खबर आप देख चुके हैं, आप भी निश्चित तौर पर इसको देखकर विचलित हो सकते हैं। ये मानसिकता क्या है, किस तरह की, जरा इस बात को भी थोड़ा डिकोड कर लें। पहली बात ये कि जिस शख्स ने मासूम कुत्तों के ऊपर एसिड अटैक किया, उसने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। छत्तीसगढ़ एक ऐसा प्रदेश है जहां बालोद जिले में कुत्ते का मंदिर है। कुत्ता मानव जाति का पहला दोस्त रहा है और बेहद ईमानदारी को लेकर या स्वामी भक्ति को लेकर उसकी मिसाल दी जाती। मूक जानवरों पर एसिड अटैक ये बताता है कि आरोपी लड़के ने मन के अपने गुस्से का इस तरीके से कुछ इजहार किया। उसके मन में दया भाव नहीं, ये भी कई लोग कहते हैं। ये मान लेते हैं कि उसे आवारा कुत्तों से, उनके भौंकने से शायद आने जाने में कुछ परेशानी हो, लेकिन निगम में शिकायत कर सकते थे। कुत्तों पर एसिड डालकर इस तरह की क्रूरता, इस तरह का अपराध वाकई पुलिस के लिए भी एक चुनौती रहेगा कि वो कैसे इन लोगों को, इनकी मानसिकताओं को ठीक करें। जीव मात्र से प्रेम भाव रखना, इसकी सीख हमको बचपन से दी जाती है। उम्मीद करते हैं कि आरोपी लड़के को अपने किए पर पछतावा हो। भविष्य में कोई भी किसी भी तरह से मूक प्राणियों पर कम से कम इस तरह की बर्बरता ना करे। चलिए, लेकिन बर्बरता से जुड़ी जहां भी खबरें आई हैं, तस्वीरें आई हैं, हर किसी ने मानवता की दुहाई दी है, लेकिन मूक जानवरों के साथ में ऐसा होने पर कई लोग कई तरह की बातें कह रहे हैं। खबर अगली जम्मू कश्मीर से, एलओसी से, जहां भारतीय सैनिकों ने एक आतंकी को गिरफ्तार किया। देखें आप। भारतीय सेना ने एक पाकिस्तानी आतंकवादी को गिरफ्तार किया है, जिसने बड़े खुलासे किए हैं।
गिरफ्तार आतंकवादी तबारक हुसैन ने बताया कि एक पाकिस्तानी कर्नल ने उसे भारतीय पोस्ट पर हमला करने के लिए 30,000 पाकिस्तानी रुपए दिए थे, जो भारतीय मुद्रा के मुताबिक 10,980 रुपए हैं। बता दें कि 2016 में भी ये आतंकवादी भारतीय सेना की गिरफ्त में आ चुका है। दरअसल 21 अगस्त को आतंकवादी तबारक हुसैन अपने साथियों के साथ राजौरी जिले के LOC बॉर्डर पर घुसपैठ की कोशिश कर रहा था। उस दौरान भारतीय सैनिकों ने फायरिंग कर उसे जिंदा पकड़ा। घायल तबारक को तुरंत मेडिकल ट्रीटमेंट दिया गया। ठीक होने पर उसने बताया कि वो पाकिस्तान के कोटली जिले का रहने वाला है। तो जैसा कि आप देख चुके हैं कि आतंकी का इलाज जारी है। जानकर आपको हैरत होगी कि आतंकी की जान बचाने के लिए भारतीय सैनिक ने खुद रक्तदान किया। यानी दुश्मनी निभाने का जो हमारा भारतीयों का अपना एक तरीका है, उसमें भी मानवीयता सर्वोपरि रही है। लेकिन हाँ, जो खुलासे हुए हैं वो चिंताजनक हैं। उन पर जो एक्शन लिए जाएं वो बहुत जरूरी। आज के न्यूज डिकोड में फिलहाल इतना ही। कल आपसे फिर से रात को 8:55 पर मुलाकात होगी। तब तक अपना अपने परिवार का अच्छी तरह से ख्याल रखें। नमस्कार, शुभ रात्रि।